नेपाल की सड़कों पर आग लगी है। हर जगह भीड़ है, नारे हैं, पुलिस की लाठियां हैं, इंटरनेट बंद है और गुस्से में भरे हैं नौजवान। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है। ये वही पुराना खेल है जहां जनता मोहरा बनती है और फैसले कहीं और लिए जाते हैं। आज नाम नेपाल का है, कल यही कहानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी दोहराई गई थी। एक ही पैटर्न, एक ही पटकथा, बस किरदार बदलते रहते हैं। तो सवाल है, क्या यह सब अचानक हो रहा है या फिर कहीं कोई अदृश्य हाथ इन सारे धागों को खींच रहा है? नोम चोम्स्की की किताब हु रूल्स द वर्ल्ड ठीक यही सच उजागर करती है। वो बताती है कि दुनिया को चलाने वाले चेहरे टीवी पर नहीं दिखते, वो सूट में छिपे सिस्टम होते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जहां कॉरपोरेट कंपनियां, खुफिया एजेंसियां, बड़े देश और पैसा मिलकर तय करते हैं कौन सी सरकार जिएगी और कौन गिरेगी। सरकारें आती है, जाती है, लेकिन सिस्टम वही रहता है। नेपाल की यह कहानी नया एपिसोड है, पर स्क्रिप्ट वही पुरानी है। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ेंगे या उस पर्दे के पीछे झांकने की हिम्मत करेंगे जहां से दुनिया सच में चलाई जाती है? चैप्टर एक ताकत के असली खेल के खिलाड़ी। जरा सोचो, जैसे कोई बड़ी फिल्म चल रही है। हम सब पहले रॉ में बैठे देख रहे हैं। नेताओं के भाषण, चुनावी पोस्टर, टीवी बहसें, रैलियों की भीड़, सब दिखता है कि जैसे जनता सब कुछ तय कर रही है। पर असली सवाल है, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? स्क्रिप्ट किसने लिखी? सामने वाले चेहरे सिर्फ किरदार है, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे होता है। नोवा चमस्की कहते हैं कि दुनिया किसी एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद के आदेश से नहीं चलती। असली ताकत का एक पूरा जाल है, एक ऐसा अदृश्य मकड़ी का जाल जिसमें हर देश, हर नेता और हर आम इंसान फंसा हुआ है। इस जाल में कुछ स्थायी खिलाड़ी हमेशा मौजूद रहते हैं। बड़े देश जैसे अमेरिका, खुफिया एजेंसियां जैसे CIA और NSA, सैन्य औद्योगिक तंत्र, बड़े बैंक और कॉरपोरेट कंपनियां। और इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा वो लोग हैं जिनके नाम आप कभी टीवी पर नहीं सुनोगे, जिनकी तस्वीरें आप अखबार में नहीं देखोगे, लेकिन जिनके प्लान के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं होता। ये खेल नया नहीं है। 1953 का ईरान याद करो। वहां मोहम्मद मोज़दक नाम का एक नेता था जिसने देश का तेल अपने देश के लिए रखना चाहा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को यह मंजूर नहीं था। CIA ने एक ऑपरेशन चलाया, प्रचार फैलाया, विरोध प्रदर्शन कराए और एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। शाह को वापस लाया गया, जो पश्चिमी ताकतों के लिए कठपुतली बन गया। यह कहानी 70 साल पुरानी है, लेकिन क्या नेपाल के आज के प्रदर्शन उसी स्क्रिप्ट का नया एपिसोड नहीं लगते? इंटरनेट बंद करना, युवाओं का गुस्सा भड़काना, मीडिया पर कंट्रोल। सवाल यह है कि यह सब कौन कर रहा है? 1973 का चिली देख लो। सल्वाडोर अंदे एक समाजवादी नेता जो अपने लोगों के लिए नीतियां बना रहा था। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। CIA ने चिली में अस्थिरता फैलाई, आर्थिक नाकबंदी की और तख्ता पलट करवा दिया। सोशल मीडिया तब नहीं था, फिर भी यह सब हो गया। आज के जमाने में तो हालात और आसान है। मीम्स, वीडियो, फर्जी खबरें और बस एक क्लिक पर पूरा देश भड़क सकता है। बांग्लादेश 2024 का संकट देखो। शेख हसीना जो अपने देश के हितों में काम कर रही थी, उन्हें भारी वैश्विक दबाव के बाद हटा दिया गया। सड़कों पर हिंसा, प्रदर्शन, राजनीतिक संकट और फिर एक ऐसा नेता आया जिसे पश्चिम का समर्थन था। आम जनता को लगा कि ये उनकी आवाज की जीत है। पर क्या ये सिर्फ आवाज थी या इसके पीछे वो ताकतें थी जो IMF और वर्ल्ड बैंक के दफ्तरों में बैठकर डील साइन कर रही थी? चमस्की कहते हैं कि ये सबस्टर्स ऑफ मैनकाइंड का खेल है। ये वो लोग हैं जिनका कोई देश नहीं, कोई झंडा नहीं, लेकिन जिनके पास पैसा, ताकत और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। सरकारें उनके हिसाब से चलती है, चाहे नेता कोई भी हो। पाकिस्तान का हाल देखो, वहां नेता आते जाते रहते हैं। एक को जेल में डालो,
दूसरे को कुर्सी पर बैठाओ, फिर उसे भी गिरा दो। लेकिन देश की नीतियां वही रहती है। IMF का कर्ज लेना, अमेरिका से सैन्य मदद लेना और अंदरूनी राजनीतिक उथल पुथल को सहते रहना। ये कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं है, ये एक तयशुदा पैटर्न है। मीडिया इस सिस्टम का सबसे बड़ा नकाब है। अखबार खोलो, टीवी देखो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, किसी को लोकतंत्र का रक्षक बना दिया जाएगा, किसी को तानाशाह कहकर गिरा दिया जाएगा। जनता की सोच को कंट्रोल करना उनका सबसे बड़ा हथियार है। नेपाल की मौजूदा हलचल को इसी नजर से देखो। गुस्सा असली है क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असंतोष असली है। पर क्या यह गुस्सा अपने आप भड़का है या इसे किसी ने योजनाबद्ध तरीके से हवा दी है? ये सवाल असहज करते हैं, लेकिन चोम्स्की का काम ही है असहज सच दिखाना। और ये तो बस उस खेल की झलक है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब पर्दा हटता है और ये ताकतें सामने आती है। कैसे अमेरिका ने अपने हाथ दुनिया के हर कोने तक फैलाए, कैसे CIA और कॉरपोरेट लॉबीज ने सरकारों को शतरंज की गोटियों की तरह चलाया, और कैसे हर बड़ी घटना के पीछे वही पुराना चेहरा छिपा है जो कभी दिखाई नहीं देता। चैप्टर 2, साम्राज्य की परछाइयां। दुनिया के नक्शे पर एक देश है जिसने खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मालिक मान लिया है। अमेरिका लेकिन ये ताकत चुनाव जीतने या सेना रखने से नहीं आई। ये ताकत आई है खेल के नियम खुद बनाने से। चोम्स्की कहते हैं, अमेरिका ने सिर्फ ताकत नहीं पाई, उसने पूरी दुनिया को एक ऐसे सिस्टम में बांध दिया जिसमें चाहे नेता कोई भी बने, नियम वही रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप तबाह हो चुका था, अमेरिका ने खुद को दुनिया का तारणहार दिखाया। मार्शल प्लान आया, मदद के नाम पर कर्ज, कर्ज के नाम पर पकड़। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म हुआ। वर्ल्ड बैंक, IMF, नाटो, जिन्हें दुनिया के लिए बनाया गया बताया गया, लेकिन असल में ये अमेरिका की ताकत के औजार थे। हर बड़ी डील, हर बड़ा समझौता, हर इकोनॉमिक रिफॉर्म के पीछे वो लोग बैठे थे जो दुनिया को अपनी जेब में रखना चाहते थे। CIA का जन्म भी इसी दौर में हुआ। इसे सिर्फ एक खुफिया एजेंसी समझना भूल है, ये असल में एक सिस्टम ऑपरेटर है। CIA का असली काम दुश्मनों पर नजर रखना नहीं, बल्कि सरकारें बदलना, विद्रोह खड़ा करना और ताकत के खिलाफ उठने वाले हर आंदोलन को कुचलना है। ईरान और चिली सिर्फ शुरुआती टेस्ट केस थे। इसके बाद वियतनाम, गुवाटेमाला, निकारागुआ, क्यूबा, हर जगह एक ही पैटर्न। पहले मीडिया के जरिए किसी देश के नेता को खलनायक दिखाना, फिर अंदरूनी गुटों को हथियार और पैसा देना, और आखिर में तख्ता पलट। लेकिन CIA सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, ये एक नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें बड़ी दवा कंपनियां, हथियार उद्योग, तेल के व्यापारी और टेक दिग्गज सब जुड़े हैं। चोम्स्की इसे मिलिट्री स्टील कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी सेना और उद्योग का गठजोड़। सोचो, अगर दुनिया में युद्ध खत्म हो जाए तो हथियार बेचने वाले अरबों डॉलर का नुकसान उठाएंगे। अगर गरीब देशों को कर्ज ना चाहिए हो तो IMF का खेल खत्म हो जाए। इसलिए सिस्टम को हमेशा अस्थिरता चाहिए, युद्ध चाहिए, डर चाहिए। आज जो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में हो रहा है, वो कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। ये सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन है उसी पुराने खेल का। पहले प्रचार अखबार से फैलता था, अब सोशल मीडिया के जरिए। पहले CIA ऑपरेशन सीक्रेट हुआ करते थे, अब ये सब कुछ लोकतंत्र बचाने के नाम पर खुलेआम किया जाता है। किसी देश की जनता को भरोसा दिलाया जाता है कि वो खुद बदलाव ला रहे हैं, लेकिन असल में वो बस किसी और की योजना पूरी कर रहे हैं। चोम्स्की के शब्दों में, अमेरिका एक साम्राज्य है, पर एक आधुनिक साम्राज्य। इसे टैंक भेजकर जमीन पर कब्जा करने की जरूरत नहीं। ये आपके बैंक अकाउंट, आपकी अर्थव्यवस्था, आपके मीडिया और आपकी राजनीति को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये साम्राज्य नजर नहीं आता, लेकिन इसकी परछाई हर जगह है, और इस परछाई की असली ताकत है डर। डर कि अगर कोई देश इस सिस्टम को चुनौती देगा
तो उसके साथ वही होगा जो ईरान के साथ हुआ, जो चिली के साथ हुआ, जो आज कई छोटे देशों के साथ हो रहा है। अमेरिका ने सिर्फ ताकतवर होने का खेल नहीं खेला, उसने बाकी सबको डराने की कला सीख ली। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ताकत का यह खेल सिर्फ CIA या अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कुछ और गहरे चेहरे हैं, वो जो किसी देश के झंडे के नीचे नहीं आते, वो जो कोई चुनाव नहीं लड़ते, फिर भी पूरी दुनिया के फैसले उन्हीं के इशारे पर होते हैं। चैप्टर 3, अदृश्य साम्राज्य के मालिक। ताकत का खेल सिर्फ देशों और एजेंसियों तक सीमित नहीं। पर्दे के पीछे वो लोग हैं जिनका कोई चेहरा नहीं, कोई झंडा नहीं, पर जिनके फैसले दुनिया के हर कोने में असर डालते हैं। ये है अदृश्य साम्राज्य के मालिक। ये चुनाव नहीं लड़ते, ये संसद में नहीं बैठते, फिर भी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इनके आगे झुकते हैं। ये ताकत पैसे से आती है, और पैसा आता है उन कंपनियों से जिनका बिजनेस हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुका है। सोचो, अगर कल दवा कंपनियों का मन हो तो वो किस देश को मेडिकल सप्लाई रोके और किसको भेजे। बिग फार्मा नाम की ये इंडस्ट्री अब इलाज से ज्यादा मुनाफे पर ध्यान देती है। अगर कोई बीमारी खत्म हो जाए तो उनकी अरबों की कमाई का क्या होगा। इसलिए नई दवाओं के साथ नई बीमारियों की कहानियां भी बनती है। फिर आते हैं टेक दिग्गज, वे लोग जिनके सर्वर पर पूरी दुनिया का डाटा है। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किससे बात करते हो, ये सब उनकी फाइल में दर्ज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सिर्फ कनेक्शन का जरिया नहीं बल्कि एक हथियार है। इन्हें इस्तेमाल करके चुनाव जीते जाते हैं, सरकारें गिराई जाती है और पूरी जनता को एक ही कहानी सुनाई जाती है। ये वही डिजिटल प्रोपेगेंडा है जिसकी ताकत CIA को भी पहले नहीं थी। वॉल स्ट्रीट की कंपनियां, हेज फंड्स और ग्लोबल बैंक्स इस खेल का अगला स्तर है। IMF और वर्ल्ड बैंक को अक्सर मददगार के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन चमस्की कहता है कि ये मदद नहीं, एक चैन है, एक ऐसा कर्ज जो गरीब देशों को कभी आजाद नहीं होने देता। ये देश अपने ही संसाधन बेचकर कर्ज चुकाते रहते हैं, और वही संसाधन फिर उन्हीं ताकतवर कंपनियों के पास चला जाता है। मीडिया इस सिस्टम का सबसे अहम मोहरा है। जो लोग इन ताकतों को चुनौती देते हैं वो अचानक तानाशाह या खलनायक बन जाते हैं, और जो इनके हित में काम करते हैं वो लोकतंत्र के रक्षक कहलाते हैं। असली कहानी कभी सामने नहीं आती, क्योंकि मीडिया की डोर भी इन्हीं हाथों में है। टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो सिर्फ परफॉर्मेंस है। अब सोचो, नेपाल में चल रही हलचल, बांग्लादेश की सरकार का गिरना, पाकिस्तान का स्थायी संकट, क्या ये सब सचमुच जनता की जीत है, या ये वही ग्लोबल नेटवर्क है जो हर जगह एक जैसी चालें चलता है? वही चाल जो कभी ईरान में चली, कभी चिली में, और अब सोशल मीडिया के जमाने में और भी तेजी से चल रही है। ये ताकत इतनी गहरी है कि ये किसी भी सरकार से बड़ी है। नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती है, लेकिन असली सिस्टम वही रहता है। ये सिस्टम नाम बदल बदल कर हमारे सामने आता है। कभी लोकतंत्र, कभी ग्लोबल ट्रेड, कभी सुरक्षा का वादा, लेकिन इसके पीछे बैठे चेहरे वही हैं। और अगर ये चेहरे सच में इतने ताकतवर हैं तो सवाल यह है कि ये लोग किससे डरते हैं? क्या इनके साम्राज्य की भी कोई कमजोरी है, या ये खेल हमेशा इसी तरह चलता रहेगा? चैप्टर 4, साम्राज्य की दरारें। हर साम्राज्य अजय लगता है। रोम हो या मंगोल साम्राज्य, सोवियत यूनियन हो या ब्रिटिश साम्राज्य, हर ताकतवर सत्ता को कभी लगता था कि वो हमेशा रहेगी। लेकिन इतिहास कहता है कि कोई भी साम्राज्य अटूट नहीं होता, और आज का ये आधुनिक साम्राज्य जो CIA, बिग फार्मा, टेक कंपनियां, वॉल स्ट्रीट और मीडिया के गठजोड़ से बना है, इसकी भी अपनी दरारें हैं। सबसे पहली दरार है सूचना का बेकाबू बहाव। ये ताकतें हमेशा से कहानी पर कंट्रोल करके राज करती आई। अखबार, टीवी, रेडियो सब इनके हाथ में रहा, लेकिन इंटरनेट ने उनके लिए खेल मुश्किल कर दिया। हां, उन्होंने सोशल मीडिया को अपने हथियार में बदलने की कोशिश की, पर सच यह है कि इंटरनेट ने जनता को भी आवाज दी। अरब स्प्रिंग याद है, कुछ ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट ने पूरे अरब देशों को हिला दिया था।
ये सिस्टम के लिए एक चेतावनी थी कि जनता अब सिर्फ मोहरा नहीं रही। दूसरी दरार है लालच का भार। जितना बड़ा साम्राज्य उतनी बड़ी भूख। कंपनियां और देशों के गठजोड़ इतने लालची हो गए हैं कि अब वे खुद अपनी गलतियों का शिकार बनने लगे हैं। 2008 का आर्थिक संकट याद करो। वॉल स्ट्रीट की अपनी लालच ने दुनिया को मंदी में धकेल दिया। और सबसे मजेदार बात, वही लोग जिन्होंने ये संकट पैदा किया, वही रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर अरबों कमा गए। लेकिन जनता ने पहली बार इन ताकतों को शक की नजर से देखना शुरू किया। यही दरारें धीरे धीरे भरोसे को खत्म करती है। तीसरी दरार है जनता का गुस्सा। सिस्टम चाहे जितना ताकतवर हो, जनता को हमेशा डराकर नहीं रखा जा सकता। नेपाल के मौजूदा विरोध, श्रीलंका का 2022 का संकट या फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में होने वाले बड़े बड़े प्रदर्शन, ये सब इस बात के संकेत है कि जनता का गुस्सा कभी भी सिस्टम की नींव हिला सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह गुस्सा बिना दिशा का है, इसलिए ताकतवर ताकतें इसे अपने हिसाब से मोड़ लेती है। लेकिन अगर यह गुस्सा सही दिशा पा गया तो यह साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। चौथी दरार है तकनीक का उल्टा असर। टेक कंपनियां खुद को सिस्टम का मालिक समझने लगी, लेकिन एआई, ब्लॉकचेन और ओपन सोर्स तकनीक जैसी चीजें अब उनके कंट्रोल को चुनौती देने लगी है। जैसे जैसे तकनीक जनता के हाथ में आएगी, कंट्रोल टूटेगा। यह सिस्टम अब भी मजबूत है, लेकिन इसकी पकड़ उतनी लोहे जैसी नहीं रही जितनी पहले थी। इतिहास यही कहता है कि जब साम्राज्य खुद को अजय समझने लगता है, उसी वक्त उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैदा होती है। पर सवाल यह है कि ये दरारें सिर्फ छोटे छोटे क्रैक हैं, या फिर आने वाले वक्त में ये पूरा ढांचा गिरा सकती है। क्या जनता सच में ताकतवर हो पाएगी, या फिर ये गुस्सा एक नए सिस्टम को जन्म देगा जो पुरानी ताकतों से भी ज्यादा खतरनाक होगा? चैप्टर 5, नए खिलाड़ियों की चाल। जब कोई पुराना साम्राज्य टूटने लगता है तो हमेशा कोई नया ताकतवर खिलाड़ी उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है। इतिहास में भी यही हुआ। रोम गिरा तो यूरोप में नई ताकतें खड़ी हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ा तो अमेरिका उभरा। अब जब ये आधुनिक अमेरिकी साम्राज्य और उसके कॉरपोरेट नेटवर्क में दरारें दिखने लगी हैं, नए खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं। आज चीन और रूस खुले मैदान के खिलाड़ी हैं। चीन सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक बन गया है। उसने अपनी ताकत बंदूक से नहीं बल्कि बाजार से बनाई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम की उसकी योजना ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में उसके पैर जमा दिए। अमेरिका जहां धमकी देता है, वहां चीन सौदे करता है। अमेरिका युद्ध के नाम पर दोस्त बनाता है, चीन निवेश के नाम पर। यह वही रणनीति है जो पुराने साम्राज्य को चुनौती देती है। आखिरी चैप्टर, ताकत, दरारें और हमारी चुनौतियां। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। ताकतवरों का खेल सिर्फ देशों तक सीमित नहीं है। अब यह डाटा, एल्गोरिदम और एआई के जरिए चलता है। हर क्लिक, हर सर्च, हर ऑनलाइन पोस्ट इस सिस्टम के लिए एक हथियार है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम तय करता है कि कौन सी खबर दिखेगी, किसके गुस्से को हवा मिलेगी और किस आवाज को दबाया जाएगा। ये नई तकनीकें जनता की सोच तक पहुंच गई है और पुराने तरीकों से भी खतरनाक है। लेकिन हर साम्राज्य में कमजोरियां होती है। अमेरिका और उसके ग्लोबल नेटवर्क ने अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन लालच, भूख और गलत फैसलों ने उन्हें कमजोर भी किया। 2008 का आर्थिक संकट, अरब स्प्रिंग, नेपाल और श्रीलंका में हाल की घटनाएं दिखाती है कि जनता का गुस्सा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव साम्राज्य में दरारें पैदा कर सकते हैं। ये दरारें छोटे संकेत हैं कि असली शक्ति हमेशा सिर्फ ताकतवरों के हाथ में नहीं रहती। जनता का रोल असली है, लेकिन उसकी कमजोरी दिशा की कमी है। लोग गुस्सा करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर ये गुस्सा सही दिशा में ना जाए तो ये सिर्फ पुराने सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। जागरूकता ही असली हथियार है। अगर लोग समझे कि असली ताकत कहां से आती है और कैसे सिस्टम काम करता है, तभी बदलाव संभव है। क्रांति या बदलाव की असली संभावना तब पैदा होती है जब जनता सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करती
बल्कि योजना के साथ अपने कदम बढ़ाती है। इतिहास में वियतनाम युद्ध के खिलाफ आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई, भारत की आजादी, ये सब दिखाते हैं कि सही दिशा में गुस्सा और जागरूकता मिलकर साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अगर दिशा गलत हो तो वही गुस्सा नए कठपुतली नेताओं और कंपनियों को और मजबूत कर देता है। और भविष्य डार्क और चुनौतीपूर्ण है। टेक्नोलॉजी की ताकत बढ़ती जा रही है। एआई और डाटा की दुनिया में हर कदम ट्रैक होता है। नई शक्तियां, चाहे वो देश हो या कंपनियां, अब हर छोटे मोटे इवेंट को भी अपने लाभ के लिए मोड़ सकती है। अगर जनता जागरूक नहीं हुई, अगर समझ नहीं पाया कि असली नियंत्रण किसके हाथ में है, तो आने वाला कल सिर्फ उन्हीं की किताब में लिखा जाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ निराशा नहीं देती। असली चेतावनी यही है, अगर हम देखना सीखें, समझना सीखें और दिशा तय करना सीखें, तो इतिहास को अपने हिसाब से लिखा जा सकता है। ताकत के खेल को जानकर, अपनी जागरूकता बढ़ाकर और अपने कदम सोच समझकर बढ़ाकर ही हम इस डार्क सिस्टम में रोशनी ला सकते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि दुनिया के असली खिलाड़ी कौन है, किसने नक्शा बनाना और चाल चलना तय किया और जनता का असली रोल क्या है, तो ये सिर्फ किताब नहीं, एक चेतावनी भी है। हर क्लिक, हर सोच, हर सवाल, ये आपकी ताकत बन सकती है या सिस्टम का हिस्सा। अगर आप चाहते हैं कि और गहरी बातें, ऐसे रहस्य और इतिहास की असली परतें जाने, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक गैंग सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बताइए कि आप अगला कौन सा इवेंट या ग्लोबल खेल हमारे साथ समझना चाहते हैं। याद रखिए, जागरूक होना ही असली ताकत है। और असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ मोहरा बने रहेंगे या अपनी सोच और कदम से इतिहास बदलेंगे? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाएं।